रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है और कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों से निकलने से बचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, घने कोहरे के कारण कई दुर्घटनाएं रोजाना हो रही हैं और ऐसे में जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। अमरोहा में कड़ाके की ठंड के चलते डीएम राजेश कुमार त्यागी ने 9 जनवरी से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों की अवकाश घोषित कर दिए हैं, ऐलान किया है। और इसको लेकर उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि इसका पालन नहीं करने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें, पीलीभीत में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। कक्षा 8 तक के स्कूल 8 से 13 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं और डीएम के आदेश पर बीएसए ने अवकाश घोषित कर दिया है। इस तरह आपको बता दें, इसी तरह पीलीभीत जिले में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। लोग डीएम के आदेश पर छुट्टी कर रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और 8वीं तक के स्कूलों में 13 जनवरी तक अवकाश बीएसए अमित कुमार ने घोषित किया है। सीतापुर में कड़ाके की ठंड और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भीषण सर्दी और शीत लहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो लगातार ठंड का असर जो है वो आम जनमानस को बेहाल कर दिया है। ठंड का प्रकोप जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर नजर आ रहे हैं और जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, आप इस धुंध से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग ठंड के साए में जीने को मजबूर हैं। और इसके बाद जो मौसम वैज्ञानिक है, उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है क्योंकि आने वाले 2-3 दिन तक जो मौसम का मिजाज है वो फिलहाल ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि बारिश होने से ठंड का प्रकोप और बढ़ जाएगा, यानी कि और ज़्यादा फिलहाल दिक्कतें होने वाली हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार प्रशासनिक स्तर पर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर रैन बसेरे के उचित इंतजाम किए गए हैं और रैन बसेरे में जो लगातार जिलाधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और इसको लेकर स्कूलों को भी बंद रखने की हिदायत दी गई है। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं लक्सर, पीलीभीत और लखनऊ, दिल्ली से। रामगोपाल का रुख कर लेते हैं, शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं प्रवेश शर्मा से। प्रवेश शर्मा, अगर दिल्ली का जिक्र करें, दिल्ली की सर्दी वैसे भी बहुत फेमस है, इस वक्त क्या कुछ हालात? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली की सर्दी बड़ी मशहूर मानी जाती है और इस समय दिल्ली में कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि कोहरे की चादर दिल्ली में इस समय भी शाम होते होते जो है फिर से दोबारा से शुरू हो गई है। और जबकि दिन की शुरुआत होती है तो कोहरे की चादर से ही होती है और दिल्ली में इस समय बर्फीली हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का तापमान पिछले 24 घंटे की बात करें तो मिनिमम 8 और जो है 15 के बीच में बना हुआ टेम्परेचर है और उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है, कामकाज करने में दिक्कत हो रही है। बच्चों की बात करें तो स्कूल जो है पहली से 5वीं कक्षा के स्कूल जो है 12 जनवरी तक दिल्ली सरकार के मंत्री आतिश सिंह ने बंद जरूर कर दिए, लेकिन इनको काफी नहीं माना जा रहा है क्योंकि 6ठी से और 12वीं क्लास के बच्चों को उसी समय उसी टाइम उठकर अपने स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बात करें वो लोग जिनके सिर पर कोई भी छत का सहारा नहीं है, जो रैन बसेरे के सहारे हैं, या बात करें
सरकार के सहारे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो वो लोग भी इस कपकपाती सर्दी में कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सर्दी ने सबको ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। हमारे साथ और भी जगहों से संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आगे व्यवस्थाओं को लेकर भी बात करेंगे। लक्सर का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल जुड़े हुए हैं संवाददाता। रामगोपाल, ठंड से निपटने के क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर? बिल्कुल सोनी, देखिए जिस तरीके से जिला प्रशासन ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई थी तमाम नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ साथ में, यानी कि जो पंचायतें हैं उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर के एक व्यवस्था तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनवरी का यानी कि फर्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक में कई दिनों से लगातार जो ठंड है वो हरिद्वार देहात और तमाम यानी कि क्षेत्रों में जो है देखने को मिले। साफ तौर पर यह भी देखा गया है सोनी, क्योंकि जिस तरीके से लक्सर और हरिद्वार स्टेट हाईवे पर यानी कि कई ऐसे स्टेट हाईवे हैं जहां हादसों का कारण भी कहीं ना कहीं लोग शिकार हो जाते हैं, क्योंकि फॉग इतना ज्यादा है। इस फॉग को लेकर के जो लोगों की परेशानी है कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लक्सर हरिद्वार देहात क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित इससे किसान हो रहे हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करने के साथ साथ तमाम जो व्यवसायी है उन पर भी कहीं ना कहीं इसका सीधा साफ तौर पर फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है सोनी, क्योंकि जो मौसम विभाग है उनके द्वारा भी येलो अलर्ट जो है हरिद्वार जिले में उधम सिंह नगर में जारी किया गया है। उसको लेकर के साफ तौर पर तमाम जो नगर पालिका और नगर पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है उनको आदेशित भी किया गया है कि ऐसे चौराहे नुक्कड़ पर एक अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि जो आने जाने वाले राहगीर हैं और साफ तौर पर जो रैन बसेरे हैं उनमें व्यवस्था की जाए। लेकिन लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में वो व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं एक ढाक के तीन पात दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ नहीं की गई है। साफ तौर पर लोग जो है आरोप भी लगा रहे हैं और किसान भी इस साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि जो जिला प्रशासन है या प्रशासन है वो अलाव की व्यवस्था करे, ताकि आने जाने वाले जो राहगीर है उनको ठंड से जो है बचा जा सके, क्योंकि इस समय जो ठंड है वो और सितम ढाएगी। अभी जनवरी का फर्स्ट वीक है और आने वाले समय में जो ये ठंड है और देखने को मिलेगी सोनी। बिल्कुल, आने वाले समय में देखा जाए तो ठंड और बढ़ सकती है, हालांकि इसका अंदेशा भी जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, और इस बीच बारिश भी हो सकती है। तो मौसम का जो मिजाज है वो आने वाले समय में कुछ ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि अभी फिलहाल आम जनमानस को राहत नहीं मिलने वाली है। एक बार राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। पवन तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। पवन तिवारी, लखनऊ की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? व्यवस्थाओं को लेकर लोग किस कदर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में? जी, आपको बता दें कि जो जनवरी का पहला सप्ताह है वो लगभग कड़ाके की ठंड से लखनऊ वासी जूझ रहे हैं। बात की जाए लखनऊ के पिछले 24 घंटे के तापमान की, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 2 दिनों की यानी आज और कल की बात की जाए तो दिन में यहाँ पर धूप निकली, जिससे लोगों को जो पिछले 5-6 दिनों से जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर मिली है। लेकिन सुबह व शाम के समय घना कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान साफ तौर से कर रही हैं। वहीं अगर मौसम विज्ञान विभाग की माने तो मौसम वैज्ञानिक ने 9 और 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से राजधानी लखनऊ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो जिस तरह से 2 दिन से धूप निकल रही थी और राजधानी वासियों को जो है राहत मिली थी, वहीं अब जो मौसम वैज्ञानिक ने जो एक चेतावनी जारी की है कि 9 और 10 तारीख को लखनऊ में पानी गिरेगा, तो इससे कहीं ना कहीं फिर से एक बार लखनऊ वासियों को कड़ाके की ठंडक झेलनी पड़ेगी। हाँ, जो ये बरसात है उससे आम लोगों को तो दिक्कत होगी, लेकिन जो किसान है उनको इस बारिश से एक राहत भरी उनके लिए खबर आई, क्योंकि इस समय जो फसल है, चाहे गेहूं की बात कर ली जाए, मटर की बात कर ली जाए, चने की बात की जाए, तो उनके खेतों में जो बारिश होगी वो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है और उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। हाँ, बात जिला प्रशासन की जाए तो आज से लगभग 10 दिन पहले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरह कड़ाके की सर्दी सप्ताह से पड़ी उसके बाद जो जिला प्रशासन है और जो एक्टिव नजर आ रहा है, साफ तौर से नगर निगम ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो रैन बसेरे थे उसमें भी लगातार जो यहाँ की मेयर है और डीएम है लगातार दौरे कर रहे हैं। उसके बाद जो कमियां थी उसमें दुरुस्त किया गया है। अभी अगर बात की जाए तो लखनऊ वासियों को 2 दिन जो आने वाली बारिश है उसके बाद ठंडक लगातार बढ़ती रहेगी, बारिश भी झेलनी पड़ेगी और जो मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि जब ये बारिश खत्म होगी उसके बाद से ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी एक सप्ताह तक जो राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश के वासी हैं उनको ठंडक से निजात मिलने की संभावना नहीं है। हाँ, प्रशासन ने कमर कस ली है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो कई
जो चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो सड़क पर सोने वाले लोग थे उनको जो है प्रशासन रैन बसेरों में ले जा रहा है, तो रैन बसेरों में भी उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जो ठंडक है, जो राहगीर हैं, वो ठंडक से कहीं ना कहीं परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या राहगीर की बात करें, हालांकि यहाँ पर इंसान और चाहे किसी की भी बात करें वो फिलहाल ठंड से बेहद परेशान नजर आ रहा है। आम जनमानस है वो बेहाल है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर जो है वो हर एक चीज़ में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हादसों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है क्योंकि धुंध छाई हुई है और ऐसे में लोग दिन के समय भी लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हैं। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम को सख्त आदेश दिए है कि कोई ठंड से मरना नहीं चाहिए, उसके लिए अलाव की व्यवस्था करें और प्लस उनको ले जाकर लाइन बसेरे में बसावें। अभी एक जिले का मामला था, वहाँ को डीएम को उन्होंने अड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जनता को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ठंड के कारण कोई चपेट में ना आवे। बिल्कुल, ऐसी ही सख्ती बरतने की जरूरत भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है सूबे की मुखिया की तरफ से कि जो व्यवस्थाएं हैं, रैन बसेरे का उचित इंतजाम किया जाए हर एक जिले में और उसका निरीक्षण भी किया जाए कि व्यवस्थाएं वाकई चुस्त दुरुस्त हैं कि नहीं है, क्योंकि जो खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर हैं उनके लिए ये बेहद ज़रूरी व्यवस्था है। अलाव के उचित इंतजाम किए जाए। ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं ज़मीनी हकीकत पर क्या कुछ नज़र आ रहा है उसको लेकर लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। एक बार पीलीभीत का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत से हमारे साथ कुलदीप कुमार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, पीलीभीत में क्या कुछ व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं? बिल्कुल सोनी, क्योंकि पीलीभीत चूंकि तराई का इलाका है और पहाड़ों के बिल्कुल नजदीक है, अक्सर पहाड़ों से जो बर्फीली हवाएं आती हैं वो यहाँ की ठंड को बढ़ा देती हैं और लोगों को अक्सर शीतलहर का एहसास पीलीभीत में होने लगता है। इस समय पीलीभीत का तापमान न्यूनतम 6 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है और इस ठंड से निपटने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्थाएं कर रखी है। शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरों की भरपूर मात्रा में व्यवस्था है, वहां भरपूर मात्राओं में बेड है। इस वक्त भी हमारी मौजूदगी एक रैन बसेरे में ही है जहां उचित व्यवस्थाएं लोगों को ठहरने के लिए की गई है। साथ ही चूंकि वाहन की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उन दुर्घटनाओं से भी निपटने का इंतजाम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने चौराहे पर खड़े होकर जो वाहन है, बड़े बड़े वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए हैं ताकि उन रिफ्लेक्टिव टेप के जरिए दुर्घटनाएं कम की जा सके। बिल्कुल, इस वक्त हम एक रैन बसेरे में हैं और प्रशासन के द्वारा चूंकि बड़ी संख्या में पीलीभीत शहर में रैन बसेरे बनाए हैं और उनमें उचित व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने अब तक पीलीभीत की 4 तहसीलों में लगभग 6000 कंबल जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए बंटवाए हैं जी। और इस रैन बसेरे में हम आप दर्शकों को दिखा दें कि अंदर लगभग 100 की व्यवस्थाएं हैं। ये रैन बसेरा, इसमें लगभग अब तक 500 लोग रहने के लिए आ चुके हैं और ये शासन की ओर से लगाए गए हैं ताकि जो जिनका घर नहीं है, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो भटके ना और ठंड का एहसास उनको ना हो, उनके लिए उचित व्यवस्था हो। इसका मुकम्मल इंतजाम पीलीभीत में प्रशासन के द्वारा किया गया है। साथ ही हर चौराहे पर रात में अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जो राहगीर है या जो लोग अपने वाहन पकड़कर सफर करते हैं उनके लिए कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसका भी भरपूर ध्यान पीलीभीत के प्रशासन ने रखा है। बिल्कुल, लगभग अगर पीलीभीत का जिक्र करें कुलदीप, तो कितने रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं और कितनी आबादी है यहाँ की? पीलीभीत की आबादी की बात की जाए तो पीलीभीत की आबादी तो लगभग 22 लाख के आसपास है, लेकिन पीलीभीत शहर की बात की जाए तो 4 लाख के आसपास यहाँ लोग हैं और पीलीभीत शहर में लगभग 15 रैन बसेरे हैं जो कि पीलीभीत सदर तहसील के अंदर बनाए गए हैं। ऐसे ही दर्जनों की संख्या में रैन बसेरे पीलीभीत की 5 तहसील में बनाए गए हैं और जिन सभी रैन बसेरों में उचित बेड की व्यवस्था है, पीलीभीत का ये रैन बसेरा है जिसमें 100 बेड की व्यवस्था है। ऐसे ही हर तहसील में लगभग 50 बेड की व्यवस्थाओं के
रैन बसेरे बनाए गए हैं, क्योंकि सदर तहसील बड़ी तहसील है, तो बिल्कुल। यहाँ रैन बसेरों की संख्या अधिक है। बाकी जो तहसीलें हैं वहां रैन बसेरे बहुत कम है, लेकिन चूंकि तहसील में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है सारी तहसीलों में। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर अगर पीलीभीत का जिक्र करें तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त हैं। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। देखा जाए प्रवेश, अगर दिल्ली का जिक्र करें तो यहाँ पर रैन बसेरे नज़र आ रहे हैं। रैन बसेरे में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए बेसिक, वो क्या इंतजाम काफ़ी हैं? लोग संतुष्ट हैं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आज सुबह ही एक रैन बसेरे में पहुंचा था, तो पहले वहां पे जाकर देखा कि कंबल या रजाई की बात करें वो तो उनको पूरी सही व्यवस्था से उचित है, लेकिन बात करें अलाव की या हाथ साफने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के कारण अलाव को जलाना सख्त मना है। लेकिन लोगों ने पिछले दिनों इस कानून को मानने से मना भी कर दिया था कि जगह जगह अलाव जलाए थे। वही व्यवस्था रैन बसेरों में भी हमें देखने को मिली। वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोगों को जो खाने पीने के लिए सुबह का 2 टाइम का खाना आता है, तो एक दो जगह लोगों ने कहा कि खाना काफी बेकार आता है, या ये कहे कि सब्जी में पानी होता है। कुल मिलाकर जो है लोगों की शिकायतें थी कि जो व्यवस्था है वो उचित ढंग से नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय सर्दी जो है अपने पूरे शोर शराबे पे है, और सबसे अहम बात यह है कि इस सर्दी से बचना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ एक छत और एक कंबल की बात करें तो वो दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरे में जरूर देखने को मिल रहा है। जी, अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जैसा कि तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं, क्योंकि सर्दी जो है, सर्दी के सितम से बचना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और व्यक्तिगत अगर देखा जाए, यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर भी निर्देशित किया गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो की जानी चाहिए, ठंड से निपटने के लिए उचित इंतजाम की जानी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर, जैसे कि पीलीभीत एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पीलीभीत में उचित व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर की गई हैं, जबकि यहाँ की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बावजूद इसके इंतजाम बेहतर है। जिस तरीके से एक एक रैन बसेरे में 50-50 बेड का इंतजाम किया गया है। दर्शक जुड़ चुके हैं इसी बीच। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी सरकारों के प्रमुखों से अनुरोध करता हूं, जहां ये सर्दी के सितम जारी हैं, वहां के जिलों से, जिले में एक पुलिस डिपार्टमेंट का, एक सिविल का अधिकारी अलग करें सारे काम से 3-4 हफ्ते के लिए। उसका काम यही होगा, ये मॉनिटरिंग करना और सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल कराना, हर डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करके, और वो सर्दी से बचाने में जनजीवन को सरकार की मदद करे, सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करे। वो दोनों ऑफिसर को और कोई काम 3-4 हफ्ते न दिया जाए, केवल उनके पास एक ही काम हो कि वो सर्दी की जो भी उनके पास सूचना आएगी या जो भी वो जानेंगे किसी भी माध्यम से, उसको तुरंत हल करके डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करेंगे और पूरे युद्ध स्तर पर उसको देखेंगे और सरकार को बताएंगे कि हाँ, हमारे यहाँ कोई ठंड से नहीं मरा। ये उनकी जिम्मेदारी होगी दोनों ऑफिसरों की, एक पुलिस का आईपीएस और एक पीसीएस आईएएस जो है सिविल डिपार्टमेंट से लेके। उनका काम यही हो 4 हफ्ते के लिए। 4 हफ्ते बाद सर्दी कम हो जाएगी, फिर उनको उनके मूल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए। इस व्यवस्था को शुक्रिया गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। लगातार हम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर किए गए हैं, क्योंकि आने वाले 1 हफ्ते तक जो मौसम का मिजाज है वो ऐसा ही रहने वाला है। और ऐसे में देखा जाए तो लोग घर से निकलने को लेकर भी कई बार सोचते हैं, क्योंकि सर्दी का सितम इतना ज़्यादा है। हमारे साथ अगले दर्शक चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठंड से बचाव के लिए मैंने प्राय कर, जब मैं सर्विस में था, देखा हनुमानगढ़ में जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के, वो लोग बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी फोटोग्राफी के, बगैर किसी फोटोग्राफर के, वो स्वयं आते रात को, और जो 3 बजे गाड़ी जाती थी उसके ऊपर लोग ठंड में जो परेशान हो रहे होते उनके ऊपर रजाई और कंबल डाल करके चले जाते, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। सिर्फ स्टाफ ऑन ड्यूटी को पता रहता था कि लोग आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दान वो है, सर्दी से गरीब के प्राणों की रक्षा करना वो गुप्त दान कहलाता है। परंतु मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ मैडम, मैं 70 वर्ष का हो गया, आज मुझे मेरी माँ याद आती है। सर्दी जब पड़ती है तो सर्दी में हमारी माँ क्या करती थी,
गुड़ और अजवाइन को देसी घी में थोड़ा सा करके उसको, और वो गरम गरम हमें खिलाती थी, तो हमें हमारे को सर्दी महसूस नहीं होती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुराने हमारे दादी और नानी के नुस्खे थे वो आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं। अगर वो चीज याद रखी जाए, अजवाइन को और गुड़ को याद रखा जाए, तो काफी हद तक हम अपने शरीर को थोड़ी गर्मी ला सकते हैं। मेरा कहने का अच्छी भाव नसीहत है ये। बिल्कुल, दादी और नानी के नुस्खे वाकई आज का समाज भूलता जा रहा है और एक बार फिर से उसी नुस्खे में वापस लौटने की जरूरत है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। रुख कर लेते हैं एक बार लक्सर का। लक्सर से भी संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पवन तिवारी राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अगर लक्सर का यहाँ पर जिक्र करें तो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों से क्या जो आम जनमानस है, यहाँ की जनता है, वो संतुष्ट है? काफी ये व्यवस्थाएं? बिल्कुल सोनी, देखिए जिस तरीके से प्रशासन दावे कर रहा है कि जो ठंड से बचाव के लिए एक अलाव की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था को लेकर के ग्रामीणों के और स्थानीय लोगों के साथ साथ में जो राहगीर हैं उनके सवाल जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन को चुभ रहे हैं, क्योंकि अलाव की व्यवस्था पर जो है इस समय जो तहसील प्रशासन है या फिर नगर पालिका प्रशासन है वो खरा नहीं उतर रहा है। हालांकि नगर पंचायत के परिसर में यानी कि जिस तरीके से रैन बसेरों में उनमें जरूर व्यवस्था जो है वहां की गई है, लेकिन कड़कती ठंड को लेकर के जिस तरीके से राहगीर यानी कि दिन में भी फिलहाल कई दिनों से जो है सूर्य की एक किरण तक दिखाई नहीं दी है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से हरिद्वार देहात क्षेत्र में लगातार ठंड का सितम जो है वो किसान के साथ साथ में जो राहगीर हैं और लोग कहीं ना कहीं वो झेल रहे हैं। और साफ तौर पर सोनी, क्योंकि जो दिन में यानी कि जो राहगीर हैं वो भी जो परिचालक हैं वो फॉग लाइट के साथ साथ में जो इंडिकेटर है उनका इस्तेमाल करके ही अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं, यानी कि शाम होते ही ठंड का जो सितम है और ज्यादा बढ़ जाता है। आने वाले दिनों में ये और जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, तो ये व्यवस्था देखने को मिले। हालांकि फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो ठंड में यानी कि गिरावट के साथ साथ में एक उभरती यानी कि धूप देखने को मिल रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, हालांकि मौसम विभाग द्वारा जिस तरीके से अभी धूप खिलने की संभावना जो है हरिद्वार जिले में बताई गई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, आने वाले समय में लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन ये इंतजाम को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप सभी का शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। रामगोपाल आपका भी, कुलदीप आपका भी और साथ ही पवन तिवारी आपका भी, प्रवेश शर्मा आपका भी। एक बार फिर से सर्दी के सितम का जिक्र, इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राय साझा माफ कीजिएगा, अबरार अली संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं अबरार अली का। अबरार, अगर प्रशासनिक इंतजामों की बात की जाए यहाँ पर इस ठंड से निपटने के लिए, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई दिनों से धूप भी नहीं निकली है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जो शहर के हैं वहां पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन अलाव की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन जो देहात क्षेत्र है या छोटे छोटे कस्बे हैं और उन क्षेत्रों में अभी इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कस्बे हैं जैसे तमकुर या लहरपुर, ऐसे में ये व्यवस्था सही से नहीं की गई है और वहां पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं वो ठिठुरने को मजबूर हो जाते हैं और कोई भी उनके तरफ ध्यान नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में लोगों को निकलना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में अगर लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, मवेशी भी हैं वो भी काफी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी बिल्कुल अबरार, अगर देखा जाए तो ये इंतजाम और साथ ही ये कार्यक्रम इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार प्रशासनिक इंतजाम को लेकर ये जानना ज़मीनी हकीकत को बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो दावे किए गए, क्योंकि सूबे के मुखिया ने लगातार ये हिदायत दी कि उचित इंतजाम, उचित व्यवस्थाएं ठंड से निपटने के लिए की जानी चाहिए, तो वो व्यवस्थाएं धरातल पर आखिर वाकई की गई हैं, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण और दर्शकों की राय भी इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ कानपुर से शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं एक बार कानपुर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हैं। अमित, अगर कानपुर में ठंड से निपटने की बात की जाए तो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं? जो शहरी क्षेत्र है वहां जिला प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन जो कानपुर के आसपास का ग्रामीण एरिया है वहां सर्दी से बचने के लिए लोगों को जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है, ना ही अलाव की व्यवस्था की गई है
ना ही आउटर क्षेत्र में रैन बसेरों की कोई व्यवस्था है। ऐसे में जो शहर के एरिया थे वहां छोटे मोटे रैन बसेरे बना दिए गए और इक्का दुक्का जगह अलाव की व्यवस्था करके खाना पूर्ति कर दी गई है। जी बिल्कुल अमित, जमीनी हकीकत जो है वो व्यवस्थाओं को लेकर देखा जाए काफ़ी नज़र आ रही है, या जो लोग हैं वो इन व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हमारे साथ कांकेर से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं, विकास अंबोरे। एक बार रुक कर लेते हैं। विकास, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या चुस्त दुरुस्त हैं ठंड से निपटने को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ही जो ठंड है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर कांकेर की बात करें, बस्तर की बात करें, तो बस्तर में अभी जो पारा है और न्यूनतम पारा है 15 डिग्री जो है मौसम विभाग के जो आला अफसर है वो बता रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे अब जो बादल है मेरे पीछे देखेंगे, अब बादल भी यहाँ पे छाए हुए हैं, तो बादल जैसे ही हटेगा तो 2 दिन के बाद यहाँ पर ठंड बढ़ने के जो चांसेस है वो जो बढ़ जाएंगे, ऐसा कहना है मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका। और यहाँ पर अभी भी जो है न्यूनतम तापमान है, ज्यादा अभी ठंड नहीं है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जो लोगों का जो जन व्यवस्था जो है वो कहीं ना। बिल्कुल, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। पहले मेरठ से उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि इतनी ठंड में जो ये है प्रशासनिक अधिकारी रैन बसेरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अलाव को चुराहों पर सही तरह से नहीं चलाया जा रहा है और अलाव जलाने में कंजूसी बरती जा रही है, जिसकी वजह से गरीब आदमी बहुत परेशान है। ऐसी ठंड में प्रशासन को देखना चाहिए कि अलाव ठीक प्रकार से जल रहे हैं या नहीं, रैन बसेरों में सुविधाएं बिल्कुल निरीक्षण करना चाहिए और जायजा लेना चाहिए व्यवस्थाओं को लेकर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश जी और ये राय साझा करने के लिए। एक बार कानपुर का रुख करते हैं। अमित शर्मा, अगर देखा जाए यहाँ पर कानपुर में जो व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर से की गई हैं, रैन बसेरे का जिक्र करें या फिर अलाव की व्यवस्था का जिक्र करें, क्या लोग इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? देखिए, लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें तो संतुष्टि हो गई है, लेकिन जो कानपुर के आउटर क्षेत्र हैं, जो कानपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर का एरिया है, वहां पर अभी ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिसको लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है। हालांकि ग्रामीण एरिया है तो लोग अपने स्तर से आग जलाकर आग से बचाव कर रहे हैं। ऐसे में कुछ जगह कूड़ा भी लगातार जलाया जा रहा है जिससे लोग सर्दी से बच सकें। जी एक बार शीरप चौधरी का रुख कर लेते हैं, अमरोहा से जुड़े हुए हैं शीरप चौधरी। अमरोहा में क्या कुछ स्थिति, ठंड से निपटने के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं शीरप? जी बिल्कुल, बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में अभी किसी तरह की, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो अमरोहा में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर बात नगर पालिका और नगर पंचायत की जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं नगर पालिका की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से अलाव दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जगह जगह पर या नुक्कड़ पर या कहीं चौराहों पर अलाव जलते हुए नजर आए, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों पे इसका जो प्रभाव है सर्दी का, वो सितम ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों के पास में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। घरों में छुपने के लिए इतने जो बिजली की जो रूम हीटर वगैरह होते हैं वो उनकी व्यवस्था नहीं होती है। और जो गरीबी रेखा से नीचे जो पाए जाते हैं उन लोगों पे जो है रजाई या जो है बिस्तर अच्छे ना होने की वजह से जो है वो जाड़े का सितम उन्हें ज्यादा झेलना पड़ता है। जी बिल्कुल, ठंड का सितम देखा जाए तो पूरा जो आम जनमानस है वो पूरी तरीके से फिलहाल बेहाल है और व्यवस्थाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। साथ ही ठंड का जो सितम है वो आने वाले 1 हफ्ते तक और रहने वाला है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने जिक्र किया है कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, साथ ही सर्दी और बढ़
सकती है। बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं और लगभग हर एक जिले का जो हाल है वो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। और ठंड और धुंध की वजह से लगातार जो देखा जाए तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिल रहा है, हादसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग दिन के समय जो लाइट है इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक बार सीतापुर का रुख कर लेते हैं। सीतापुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देखा जाए अगर सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में अबरार स्कूलों में हालांकि छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर जो स्कूल हैं, जो छात्र हैं, वो जाने को मजबूर हैं और इतनी ठंड में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल सीतापुर में क्या कुछ स्थिति? सीतापुर की बात की जाए तो कुछ प्राइवेट स्कूल थे जो अभी भी संचालित हो रहे थे। उसके बाद जब खबर चली तो उसके बाद बंद तो जरूर कर दिए गए हैं। एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, वहाँ पर जो छात्रों को बताया गया कि छुट्टी नहीं दी गई, ठंड के चलते उनकी उंगलियां और वो बीमार हो गए हैं। लगभग 3 बच्चे बीमार भी हो गए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने उसमें व्यवस्था तो करा दी है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में जो आवासीय विद्यालय में बच्चियां हैं वो रह रही हैं, सुबह ठंडे पानी से उन्हें नहाना पड़ता है, तो ऐसे में उनके हाथ पैर फूल चुके हैं और काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनके कपड़े भी नहीं सूख पाते। और इसके चलते, क्योंकि अगर आवासीय विद्यालय है तो उसमें भी छुट्टियां होनी चाहिए थी, ये टीचरों का कहना था, लेकिन उसमें छुट्टियां नहीं की गई, जबकि वो आपस में रहने को मजबूर। सुबह ठंडे पानी, टंकी के पानी से नहाना पड़ता, तो उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है और कई बच्चा बीमार भी हो गए हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कई बार जांच भी कर रही है, लेकिन उस पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर देखी गई हैं। जो जिला प्रशासन है अपनी तरफ से कार्रवाई तो करता रहता है, लेकिन जो कस्बे के क्षेत्र है वहां पर नहीं ऐसा हो पाता है, वहाँ की व्यवस्था नहीं हो पाती है, लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर थाना क्षेत्र की बात की, वहाँ पर कई क्षेत्र घाघरा का, वहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है। वहाँ पर अगर नगर पालिका की बात की जाए तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ पर लोग कूड़ा जलाते नजर आ रहे हैं और घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल जो खाने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह दोपहर तक तो पहले तो ठंड पड़ती है कड़ाके की और कोहरा पड़ता रहता है, जिससे के चलते वो काम पर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे के व्यक्तियों के लिए रोजी रोटी का भी संकट उनके आगे खड़ा हो गया। जी बिल्कुल। कांकेर का एक बार रुख कर लेते हैं। यहाँ से विकास अंबोरे जुड़े हुए हैं। विकास से अगर कांकेर का जिक्र करें तो यहाँ पर किसानों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कांकेर की अगर बात करें, कांकेर और बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में किसानों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है ठंड बढ़ते ही, क्योंकि सुबह जो पारा है वो लुढ़कता है और उसमें ठंड में उनको काम करने के लिए गांव की ओर रुख करना पड़ता है, तो बहुत दूर उनको जाना पड़ता है, सफर करके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो ठंड के चलते वो सही समय में पहुंच नहीं पाते, और जहाँ पे ठंड के समय में जो भालुओं को जो आतंक है वो देखने को मिलता है, जो जंगली जानवर है वो पहाड़ से लगा हुआ कांकेर है, तो इस तरफ जो है यहाँ पे जो जंगली जानवर है उनका कहीं ना कहीं खतरा बहुत बना रहता है। ये इससे कहीं ना कहीं जो किसान है वो भयभीत रहते हैं, उनको डर का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए वो थोड़े जब धूप निकलता है तो उस समय निकलने की कोशिश करते हैं कि किसान अपने खेतों तक पहुंचे और जो खेती में अपना काम कर सके। जी बिल्कुल, यानी कि दोहरी समस्या बस्तर के किसानों के सामने खड़ी हो गई है। एक तरफ तो इन भालुओं का आतंक और दूसरी तरफ सर्द हवाओं की तलखी देखने को मिल रही है। हमारे साथ लगातार शीरब चौधरी भी बने हुए हैं अमरोहा से, साथ ही कानपुर से अमित शर्मा बने हुए हैं। एक बार अमरोहा का रुख कर लेते हैं। शीरब, अगर अमरोहा में किसानों का जिक्र करें तो किस तरीके की मुश्किलें यहाँ पर किसानों को झेलनी पड़ रही हैं? क्या व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट हैं? और जो फसल है, क्योंकि सर्द जिस तरीके से बढ़ी है तो इसमें कई फसलों में भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए और किसानों पे अगर ध्यान दिया जाए तो किसानों की अगर बात करते हैं हम तो अमरोहा में लगभग जो जितने भी ब्लॉक हैं इनमें सारे ही ब्लॉक में लगभग जो गंगेश्वरी ब्लॉक है हसनपुर विधानसभा में आता है, उसमें सबसे ज्यादा गायों का और जो है आवारा पशुओं का जो है वो आतंक है। और ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर वो इतनी सर्दी का जो है इस वक्त जो समय है उसमें अपने जंगलों में वो शाम से ही जाना शुरू कर देते हैं और जाने के बाद में वहां पे आग का सहारा लेते हैं। लेकिन आग वो 11-12 बजे तक रात में
तो जलाते रहते हैं और पशुओं की देखभाल करते रहते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद में जो पारा गिरना शुरू होता है और ठंड बढ़ जाती है, इससे जो है किसान का जो है बुरा हाल हो जाता है और कहीं ना कहीं समस्या का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ तो कोहरे का प्रभाव ज्यादा रहता है, क्योंकि जो है अमरोहा में गंगा का होना और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें गंगा की वजह से जो है कोहरे की समस्या का ज्यादा सामना पड़ता है। क्योंकि जो एनसीआर के एरिया है, एनसीआर एरिया में जो है इतनी भीड़ भाड़ वाली एरिया होता है, तो वहाँ पे गाड़ियों का प्रदूषण होने की वजह से इतना कोहरे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है जैसे। लेकिन अमरोहा जिले में जो है वो कोहरे की समस्या का सामना ज्यादा करना पड़ता है। और जो आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं को गौशाला में अगर जो संरक्षित है उनका तो फिर भी देखा जाए तो इतनी बुरी दशा नहीं है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने और जो योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश अनुसार जो वहां पे व्यवस्थाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद नजर आती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर जो आवारा पशु हैं वो रात के अंधेरे में और कोहरे में वो रोड पर निकल आते हैं। रोड पे निकलने के बाद में जो वहां पे जो यातायात प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो है किसानों को तो समस्या आती है, लेकिन वहां पे रोड पे जो गाड़ियां गुजरती हैं बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो जाती है और ऐसे में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये इसीलिए ठंड अब लोगों की मौत का भी सबब बनती जा रही है, क्योंकि लगातार हादसों में भी इजाफा देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े निकलकर सामने आए। अमित शर्मा का रुख कर लेते हैं कानपुर का। अमित, अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि जिला अधिकारी ने आदेशित भी कर दिया है, निर्देश भी जारी किए हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए और जो बड़ी क्लासेस हैं उनके समय में भी तब्दीली की गई है। क्या जमीनी स्तर पर इसका पालन होता हुआ नजर आ रहा है? कानपुर में जिला अधिकारी के आदेश के बाद छोटे बच्चों के स्कूल तो बंद कर दिए गए थे और बड़े बच्चों के स्कूल का समय लगभग 8 बजे से कर दिया गया है, जो सुबह 7 बजे से हुआ करता था। हालांकि 8 बजे में इतनी सर्दी होती है कि उनका स्कूल का समय बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उनके आदेश के बाद स्कूल का 1 घंटा समय बढ़ा दिया गया और छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। 22 तारीख तक सभी को छुट्टी दे दी गई है, उसके बाद अब स्कूल खुलेंगे तो आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल। साथ ही रात के समय अगर देखा जाए फील्ड में निकलते हो तो क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर नजर आती हैं? क्या अलाव की उचित व्यवस्थाएं नजर आती हैं, या फिर ये महज एक वादे खोखले वादे बनकर रह गए? अगर रैन बसेरों का जिक्र करें तो लगभग कितने रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है? देखिए, कानपुर का जो शहरी क्षेत्र है वहां लगभग 5 रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, लेकिन जो शहर से दूर हटकर 10-15 किलोमीटर का एरिया है वहां अभी किसी प्रकार के रैन बसेरे का इंतजाम नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि शीतलहर बहुत तेज चल रही, रात का कोहरा भीषण होता है, इसको देखते हुए वाहन चालक हैं उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और सड़क पर हादसे होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो सड़क किनारे लोग सो रहे होते हैं उनको सामाजिक संस्थाओं द्वारा कंबल बांट दिए गए हैं, जिससे वो सड़क किनारे ही सोते हैं, लेकिन अभी उनके लिए कोई रैन बसेरे का इंतजाम नहीं किया गया, जिसको लेकर अभी प्रशासन जागरूक नहीं है। जी, क्या इस बाबत आपने किसी जिम्मेदार से बात करने की कोशिश की कि आखिर निर्देशों का पालन होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या 5 रैन बसेरे ये काफी हैं जो रैन बसेरे बनाए गए? धीरे जी, जो इनकी संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि लगातार धीरे धीरे सभी लोगों तक उचित व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं। नगर निगम के लोग अलाव डाल रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं स्लो और बहुत धीमी रफ्तार का काम कर रही हैं, जो लोगों तक देर से पहुंच पा रही हैं। जी, व्यवस्थाएं बेहद स्लो हैं और बहुत देर से पहुंच पा रही हैं, यानी कि अभी जरूरत है आम जनता को जो खुले आसमान में देखा जाए रात गुजारने को मजबूर हैं, उन्हें रैन बसेरों का उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और उन रैन बसेरों में प्रॉपर इंतज़ाम भी होने चाहिए, प्रॉपर बेड होने चाहिए और शौचालय के भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम बेसिक चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कई जगहों से पीलीभीत में बेहतर इंतजाम किए गए, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। अभी हम बात कर रहे हैं अमरोहा की और कांकेर की, तो यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम तो किए गए, लेकिन ये इंतजाम पूरी तरीके से काफ़ी नहीं है या ये कहा जाए पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ये ठंड और आम जनमानस को बेहाल करने वाली है, क्योंकि मौसम लगभग ऐसे ही रहने वाला है। शुक्रिया विकास, आपका इस जानकारी को
साझा करने के लिए। साथ ही शीरब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अबरार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। तो लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। लगातार जो चौपाल है वो अलाव के साथ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी है और लोग बचते हुए नज़र आ रहे हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से ये हिदायतें दी गई हैं कि अपने आप को सेफ रखें और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें और गर्म कपड़े पहने ताकि आप अपने आप को ठंड से बचा सके। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।